हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 7th में बच्चों साइंस के सब्जेक्ट में आपका चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि पौधों और जंतुओं में परिवहन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आपको मैंने परिवहन क्या होता है इसके बारे में बता दिया था, है ना। परिवहन क्या होता है, जब हमारे शरीर में पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है वो जब हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं, पूरे शरीर में दौड़ते हैं, उसे हम परिवहन कहते हैं। इसी तरह से जैसे जड़ें पौधों की पानी को सोखती हैं, तो पानी जो है ऊपर तक पत्तियों तक कैसे पहुंचता होगा, तो ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम बस में या ट्रेन में बैठ करके दिल्ली तक की यात्रा कर लेते हैं। तो परिवहन शब्द वहीं से लिया गया है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो है वो किसका परिवहन होता है, पोषक तत्वों का परिवहन होता है और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो पहला प्रश्न आप लोगों को जो सोचना है वो ये है कि व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। रक्त क्या है और रक्त के, रुधिर क्या है और रुधिर के कार्य क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। तो ब्लड क्या है, सभी बच्चों को पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरल संयोजी ऊतक है दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, जो कहाँ पर दौड़ता है हमारे शरीर में, ब्लड वेसल्स के अंदर, या जिन्हें हम सामान्य तौर पर कहते हैं हमारी नसों के अंदर, वो वेन्स के अंदर दौड़ता रहता है। उसका मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन इज टू, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर में जब भी जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी छोटी आंत में पच जाता है। तो पचा हुआ भोजन जो है वो सरल रूप में, पोषक तत्वों के सरल रूप में टूट जाता है। तो पोषक तत्वों के सरल रूप में टूटने के बाद डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन, यानी कि हमारी प्राण वायु, जिसे हम सांस लेते हैं जब तब अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उन दोनों को सभी पार्ट्स के, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम द बॉडी। और यही ब्लड जो है ये हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में भी योगदान करता है ना। वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में भी योगदान करता है। अब फिर से एक प्रश्न आया, हाउ डज ब्लड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। हमारा जो रुधिर है वो इन सभी कार्यों को कैसे परफॉर्म करता है, कैसे हमारा रुधिर ये सारे जो काम हैं वो कर पाता है। क्या उसके पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। डज इट हैव सम स्पेशल कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म दीज फंक्शंस। तो इसका उत्तर क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से संयोजन से मिलकर के बना हुआ एक ऊतक है ना। तो ब्लड इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। जो कोशिकाएं किसमें होती है, दैट आर सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्लाज्मा में होते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो जो उसके अंदर लिक्विडिटी का गुण होता है, जो तरलता होती है, मतलब जब हमारा खून है, खून क्या करता है, बहता है ना। आपको कभी भी चोट लगी हो या कहीं कट जाए तो क्या होता है, खून निकलता है और खून बहने लगता है ना। तो वो जो खून बहने लगता है तो तरल होता है। हमारे शरीर में भी खून क्या होता है, बहता है, खून ठोस नहीं होता। रुधिर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में जो होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा क्या है, येलोइश कलर फ्लूइड है, यानी कि हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, मेड अप ऑफ वाटर, जो पानी से बना है और उसमें 90% तक पानी होता है। और उसी 90% पानी में 10% जो है घुली हुए रूप में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व, प्रोटीन्स,
हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप क्लास 6 में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, प्रोटीन्स के बारे में भी आप जानते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे शरीर के लिए विषैले हैं, जो हमारे शरीर को जिनकी जरूरत नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। बाकी बचा आपका हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं वो, जैसे हम कुछ भी करते हैं बच्चों ना, आपको वैसे 8th क्लास में बहुत विस्तार से हार्मोन्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी एक जनरल उसमें आप जान लें हार्मोन्स क्या होते हैं। जैसे हम खुश होते हैं तो खुशी का हार्मोन होता है, अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं तो उसके लिए भी हार्मोन ही उत्तरदायी होता है। हम जैसे हम बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे ना, आप सभी क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, 6th में छोटे थे, अभी 7th में थोड़े बड़े हो गए हैं, आप 8th में और बड़े हो जाएंगे, 9th में और बड़े हो जाएंगे, 10th में और बड़े हो जाएंगे, 12th में पहुंचेंगे जब आप तो बहुत बड़े हो जाएंगे, है ना। फिर आपकी बहुत ज्यादा एज हो जाएगी, आप कभी मेरी एज में भी आ जाएंगे। तो ये सब जो बदलाव हमारे शरीर में होता है ना, ये बदलाव किन के कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है ना। इतना सब बच्चों को समझ में आया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, जो अपने आप बनते हैं, जरूरत के अनुसार अपने आप ये हार्मोन्स बनते हैं, और ये हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। समझ में आई सभी बच्चों को? तो आशा करती हूँ कि पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। जब भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके तुरंत बताना भी है कि मैम अभी ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट मैं आपको रिवाइज करके बताऊंगी, है ना, रिपीट कर दूंगी मैं उस चीज को, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जब आपको अच्छे से समझ में आएगा तभी आप प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या क्या है। हमारे शरीर में बह रहे रक्त में कौन कौन से घटक हैं, मतलब कोई भी चीज, जैसे हमने जब क्लास 6 में थे तो फूड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे दाल बनाने के लिए कौन कौन से घटक चाहिए, पानी चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई करी बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, उसके लिए कौन कौन से घटक चाहिए अलग अलग। तो हमारा ब्लड कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, वो आपको पढ़ना है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्लड की लिक्विडिटी होती है, जो ब्लड की तरलता होती है, जो रुधिर का बहने का गुण होता है, वो होता है प्लाज्मा के कारण। जो रुधिर का बहने का गुण होता है वो होता है प्लाज्मा के कारण। तो रुधिर जो है उसका बहने का गुण है प्लाज्मा के कारण, प्लस उसमें क्या मौजूद होता है, रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पसल्स। रुधिर कणिकाएं या जिसे हम ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है, और क्या मौजूद होते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन आप सभी बच्चों को मैंने बता दिया है कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज होती है। 90% पानी में 10%, 90% जल में 10% प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, और 90% जो है वो पानी मौजूद होता है ना। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम ब्लड कार्पसल्स के बारे में जानेंगे, यानी कि रुधिर कणिकाओं के बारे में जानेंगे, है ना। जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा के अतिरिक्त क्या होता है, 3 प्रकार की कोशिकाएं उसी के अंदर मौजूद होती हैं, है ना। वो 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं उनको आप जानेंगे। पहले नंबर पे होती है रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, क्या, आरबीसीज, या जिन्हें हम, अगर आपने कभी कोई ब्लड रिपोर्ट देखी हो बच्चों, कोई भी ब्लड रिपोर्ट जिसमें आपका कंप्लीट ब्लड काउंट का रिपोर्ट होगा, तो
आपने कभी भी कोई भी ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो रेड ब्लड सेल्स को हम लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसीज भी कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसीज भी कहते हैं हम इनको, या आरबीसी। ठीक, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका देखो नाम, हाँ ना, इनको हम अगर किसी ब्लड रिपोर्ट में नाम देखेंगे तो इरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे आपको आरबीसीज लिखा हुआ मिलेगा या इरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका नाम, इनके नाम से ही आप समझ जाइए कि ये किस कलर की होती है। इनके अंदर एक ऐसा, जैसे पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक उसी तरह से आपके आरबीसीज का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स या लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसीज, दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या होता है? एक लाल कलर का लवक मौजूद होता है, एक लाल रंग का कुछ रसायन मौजूद होता है, एक लाल रंग की सेल्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन यदि कम हो तो क्या होता है? हमें एनर्जी का अभाव लगता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाने पर हमें ऊर्जा का अभाव लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बह रहा जो रक्त है, जो रुधिर है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में, आपको पता है। तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच होके पूरे शरीर में ये इधर से उधर हर अंग तक पहुंचती है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मैं कठिन तरीके से नहीं पढ़ा रही हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्लियर वे में समझा रही हूँ, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है केवल और समझना है। और अगर कहीं क्लियर नहीं होता है, कहीं मान लीजिए नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नई है बच्चों, है ना, तो मैं ये नहीं आशा करूंगी कि आपको सारा मैंने एक बार बताया और आपको आ गया। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, कोई डाउट हो रहा है, कोई संशय आ रहा है आपको, या कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा है, तो डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम किस काम के लिए हैं, है ना, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हम किस काम के लिए हैं? आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो इसलिए बिना चिंता किए, बिना झिझक के, बिना कोई संकोच के, बिना शर्माए आपको हाथ खड़े करना है, अपना प्रश्न पूछना है ना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप तुरंत बताते हैं, और नहीं रिलेटेड है तो भी हम उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, है ना। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि ब्लड, जो हमारा रुधिर है, ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। पहला पॉइंट, पहले प्रकार की कोशिका है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स या जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो आपको एक क्या करना है, एक ब्लड रिपोर्ट को आपको देखना है। आपके घर में बहुत पुरानी ब्लड रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं, किसी एक ब्लड रिपोर्ट को देखना, आपको ये सारे नाम उसमें दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब ब्लड, रक्त की, खून की जब जांच होती है तो उसमें क्या क्या चीज मौजूद है, कितने लेवल में मौजूद है, वो सब आपका शो होता है उस ब्लड रिपोर्ट में। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, और इससे एक नई चीज आप सीखेंगे, आप जो खून की जांच होती है, ब्लड रिपोर्ट को पढ़ना भी सीख जाएंगे, है ना। तो ब्लड रिपोर्ट में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे इरिथ्रोसाइट्स लिखे हुए हैं या आरबीसीज लिखे हुए हैं, तो मतलब हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो लाल क्यों होती हैं?
एक प्रश्न पूछेंगे आप सब अपने आप से, लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? किसी कारण से कोई पिगमेंट होता हो, टमाटर लाल क्यों होता है, हरी मिर्च हरी क्यों होती है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं? साइंस है तो प्रश्न पूछना है अपने आप से, नहीं जवाब मिलता अपने टीचर से पूछना है, नहीं जवाब मिलता मुझसे आपको क्लास में पूछना। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही कोई प्रश्न आता है आपके दिमाग में, तो बिना शर्माए प्रश्न पूछना है ना। तो रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? प्रश्न समझ में आया? अब इसका उत्तर, लाल रुधिर कणिकाएं लाल होती हैं हीमोग्लोबिन नाम के एक रेड कलर के पिगमेंट के कारण। उस रेड कलर के पिगमेंट का नाम क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है इसका लेवल ये भी आपका ब्लड रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है। सामान्य तौर पर 16 तक का लेवल होता है ना, और 12 to 16 जो है वो नॉर्मल है। अब 12 से नीचे जिसका होता है तो हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो कम होने लगा, लेवल कम होने लगा। तब हम बहुत सारा आयरन रिच कंटेंट, मतलब आयरन रिच फूड प्रोडक्ट्स खाने लगते हैं। तब हम पालक, चुकंदर, ये सब डॉक्टर्स खाने की सलाह देते हैं जिन चीजों में आयरन होता है ना। तो ये एक अलग टॉपिक है, तो हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है तब आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न में जब उलझ जाता है बच्चा तो आगे की बात नहीं समझ पाता। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा कि ब्लड जो है, जो हमारे शरीर में बह रहा खून है, उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहले प्रकार की कोशिका है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, हिंदी में इसे लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसे आरबीसी कहते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इन रेड ब्लड सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी के कारण इन कोशिकाओं का रंग जो है वो लाल होता है, और इसी के कारण हमारा जो ब्लड है वो भी रेड कलर का होता है ना। सबका खून लाल रंग का होता है, कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की मौजूदगी। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन का क्या काम है? विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी बाय कॉम्बिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है हमारे शरीर में? देखो, हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ काम है ना। तो हमारे आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या है? केवल ब्लड को रेड करना उसका काम नहीं है ना। केवल ब्लड को रेड करना कोई जरूरी थोड़ी था, भगवान चाहते तो सफेद रंग का भी खून हो सकता था। बहुत सारे जीव जंतु जो हैं उनका ब्लड, क्या हर जीव का ब्लड रेड थोड़ी ना होता है? अगर आप अर्थवर्म देखें, अगर आप कॉकरोच देखें, उनको मार भी देंगे तो क्या लाल रंग का खून थोड़ी निकलेगा? मच्छर को मारने पर लाल रंग का खून निकलता है, क्यों? क्योंकि वो हमारा ही ब्लड सक करता है ना। तो ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों? जो भी हम सांस लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को, हम जो भी सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस ली, सांस अंदर को जब हमने खींची तो हमें ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले गए। ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। पर ब्लड में मिक्स होती है तो कौन सी कोशिका के पास होती है? वो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के पास। किसके पास होती है? हीमोग्लोबिन के पास होती है। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। अब चूंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रही है तो उसके पास इतनी जगह नहीं है ना, बहुत बड़ी नहीं हो सकती। एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता है ना। एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स के पास डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। तो सभी बच्चों को लाल रुधिर कणिकाओं या इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। तब हम आगे बढ़ेंगे।
सभी बच्चे इसको नोट भी कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। दूसरे प्रकार की रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों, उन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स, या इन्हें हम WBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBC, है ना। अब इसका भी कुछ रोल है, इसका भी कुछ काम है। दे आर लार्जर देन RBCs। पहली चीज तो ये RBC की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। एंड डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। सफेद क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पास रेड कलर का कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता है, तो उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए वो व्हाइट हैं, इसलिए वो श्वेत रुधिर कणिकाएं कहलाई, इसलिए वो व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाई, WBC कहलाई, जिन्हें हम साइंटिफिकली ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। लेकिन रहती ब्लड के अंदर ही हैं, ये बात ध्यान से सुनेंगे। इनका काम क्या है? दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स। जैसे हमको कोई भी जर्म्स ने अटैक किया हमारे शरीर पे, तुम्हारे ब्लड में मौजूद जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ये एकदम एक्टिव हो जाती है ना। तब ये जो भी रोग कारक है उससे लड़ाई करती हैं हमको बचाने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी के शरीर में WBC का लेवल बहुत कम है तो वो जर्म से जल्दी प्रभावित हो जाता है। They fight against germs that enter the body. They protect the body from diseases, है ना। तो अब अगर पूछें कि व्हाइट ब्लड सेल्स का या ल्यूकोसाइट्स का या श्वेत रुधिर कणिकाओं का या WBC का हमारे शरीर में क्या काम है, तो WBC का हमारे शरीर में केवल रोगों से बचाने में योगदान है। हम बीमार ना पड़े ज्यादा, इसलिए इसमें कौन सहायता करता है? WBC इसमें सहायता करती है। तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब एक हम सामान्य तौर पर एक घर में हो रही बातचीत को अगर ध्यान दें तो कई बार आपने सुना होगा कि फीवर आने पर प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है ना। खासतौर पे जब किसी को डेंगू बुखार हो तो प्लेटलेट्स का लेवल बहुत तेजी से डाउन होता है, और हर प्रकार के बुखार में प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होता है ना। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, इनका क्या काम है हमारे ब्लड में, है ना। हर कोशिका का कुछ ना कुछ काम है, तो ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? तीसरा नाम इसका है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स इसका नाम है, उसके बारे में भी जानेंगे। आप सभी ने नोटिस किया होगा व्हेन यू गेट इंजर्ड, आप सभी ने क्या नोटिस किया होगा कि जब हम कभी हमें चोट लगती है या हमें खून बहने लगता है ना, तो ब्लड कैसा है? ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब तरल पदार्थ है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के कारण वो तरल रूप में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब खून बहता है ना। तो वो जैसे पानी बहता है, तेल बहता है, ऐसे खून भी बहता है प्लाज्मा के कारण। तो आपने देखा होगा कि चोट लगी तो लगातार खून नहीं बहता रहता, थोड़ी टाइम के बाद ऐसे कोशिश करके चोट पर तुरंत खून को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो खून वहां पे जमने लगता है। अगर खून जमने नहीं लगेगा तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे, कितनी भी पट्टी लगाने की कोशिश करेंगे, अगर खून ने जमना नहीं शुरू किया तो क्या होगा? खून तो बहता ही रहेगा, आप पट्टियां बदलते रहिए, खून बहता रहेगा और पूरा खून शरीर का निकल जाएगा और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है।
तो ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है, थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम है कि कुछ समय के बाद इन ब्लड प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, हमारा खून जो है वो जमने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्लेटलेट्स। ये किसके कारण होता है? ये ब्लड प्लेटलेट्स की मौजूदगी के कारण ये गुण होता है हमारे ब्लड में या रुधिर में कि वो समय पर जमना शुरू कर देता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी। जो प्लेटलेट्स होते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये हमको कोई भी चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, यानी हमारा खून जो है वो बहता ना रहे और सारा खून बह ना जाए, एक समय के बाद रुक जाए, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? ब्लड प्लेटलेट्स उत्तरदायी हैं। तो क्या प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, तो क्या होगा यदि ब्लड प्लेटलेट्स कम होंगी? यदि ब्लड प्लेटलेट्स कम होंगी तो हमारा चोट लगने पर खून बहता ही रहेगा या खून जमेगा नहीं। अगर खून का थक्का नहीं जमता तो खून बहता रहेगा और ज्यादा ब्लड लॉस होने पर नुकसान हो सकता है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये भी आरबीसी से छोटी होती हैं। ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये भी आरबीसी से साइज में कैसी होती है? छोटी होती है। तो सभी बच्चों को क्लियर तौर पर, साफ तौर पे रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में लिखना है। सभी बच्चे इसको लिखेंगे और कुछ कंफ्यूजन होने पर आप क्या करेंगे? हाथ खड़े करके प्रश्न पूछेंगे, चैट के माध्यम से आप प्रश्न पूछेंगे। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। आई होप कि सभी बच्चों को ब्लड के इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में समझ में आ गया होगा, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। आपको प्लाज्मा का भी कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको मैंने बताया कि 90% तक जल होता है और उसी 90% जल में 10% और ऐड हो जाता है, जिसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल होता है ना। तो ब्लड कैसे कंप्लीट हुआ? ब्लड सेल्स के द्वारा और प्लाज्मा के द्वारा। ब्लड सेल्स में 3 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे। क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे। क्लियर? रक्त किससे मिलके बना है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कैसे बना है? 90% तक जल और 10% में क्या? 10% में आपका पोषक तत्व, आपका हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स और उत्सर्जी पदार्थ। ठीक, क्लियर हो गया? रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अब क्लियर हो गया? आरबीसी में क्या मौजूद होता है बच्चों?
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसलिए ये कैसा होता है, लाल रंग का। WBC में कोई हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता, ये क्या करता है, रोगों से लड़ता है, रोगों से लड़ता है, ये हमारे शरीर का क्या है, सैनिक है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का क्या काम है, खून को जमाता है, खून को जमाता है। तो सभी बच्चों का ये तीनों कोशिकाओं से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर आपको बिना संकोच प्रश्न पूछना है, चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके प्रश्न पूछना है। आज के क्लास में बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।